वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र या रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और तीसरा कथन। तो पहला और तीसरा कथन होगा। पहला क्या है? अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति। और देखिए एनईईआर और आरईईआर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से आपका कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा कथन। दूसरा कथन क्या कहता है? यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और तीसरा है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन में कौन सा सही है आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। पहला है, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है, यह असाधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आईआईबीएस के क्या लाभ हैं? देखिए आपको इसमें से कौन सा कथन सही है, 3 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा। पहला है, सरकार आईआईबीएस के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा है, आईआईबीएस निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में कार्य कर रही अगला है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है कोर्ट के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा वाला कथन सही है। दूसरा क्या कहता है? वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा। देखिए पहला है किसानों का अपनी फसलें काटना। दूसरा है कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी
कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अगला है, निम्नलिखित किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। पहला क्या कहता है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दोनों कथन आपके सही हैं। पहला है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला कथन क्या है? एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा क्या है? भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। और चौथा क्या है? भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोर्ट के माध्यम से आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शन बी दूसरा हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या कहता है? विधिज्ञ परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कहता है? जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा वाला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कहता है? संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन भी हो जाएगा केवल दूसरा। दूसरा क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या कहता है? यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा ना तो एक ना ही दूसरा। दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं आप दोनों कथन। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। पहला गलत। दूसरा भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। तीसरा क्या है? कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा
रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन भी केवल तीसरा वाला। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। अगला है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला है लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। तीसरा है सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके भी निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। अगला है निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। ऑप्शन बी हो जाएगा धान। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा तीनों कथन। बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। लेक फागुविन। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। पेन्नार। आज का लास्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक में शिखर, दूसरे में पर्वत और कोड के माध्यम से सही सुमेलित करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा केवल दूसरा, नंदा देवी। ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय पर्वत। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।